92 न्यूज़ अपनी कामयाबियों का एक और साल मुकम्मल कर रहा है। 92 की तरह हमारा प्रोग्राम भी अपनी दूसरी सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम एक खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अपने सफ़र के दूसरे साल की कहानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि खबर के ताक़ुब और हक़ाइक़ की जुस्तजू में हम पाकिस्तान भर में कहां कहां गए। किन किन मसाइल को उजागर किया और कौन कौन से चश्मकुशा हक़ाइक़ आपके सामने रखे। कराची के पेचीदा मसाइल हों या पेशावर में तब्दीली के दावों की हकीकत, कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़यात हों या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, चोलिस्तान में आई आफत हो या थरपारकर की खुश्क साली, इस्लामाबाद का लॉकडाउन हो या पेशावर की रैली, टंडो मोहम्मद खान में कच्ची शराब से होने वाली हलाकतें हों या रहीम यार खान में छोटू गैंग ऑपरेशन, रेंजर्स के जवानों का जज्बा देखना हो, दहशत गर्दों से लड़ने के लिए खवातीन की जुर्रत या फिर पाक फिदाइया के शाहीनों का आज़म, सेहत के मसाइल हों या स्कूलों की हालत ज़ात। गरज हम हर उस जगह पहुँचे जहाँ खबर मौजूद थी और हक़ाइक़ अपने नाज़रीन के सामने लाना ज़रूरी थे। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने साल भर के प्रोग्राम्स का खुलासा आपको दिखाएंगे। हमारे दूसरे साल के सफ़र की कहानी शुरू होती है फरवरी से, जब लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का चर्चा था और बेघर होने वाले मुतासरीन सरापा एहतजाज थे। हम मुतासरीन ऑरेंज ट्रेन और सरकार दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए मुतासरा इलाके में जा पहुँचे। रेत ला के इस घर में लगाई है, ऐसे कैसे मुझसे ले सकता है? मैं ऐसे तुम्हें नहीं दूंगी, मर जाऊंगी मैं, तुम्हें ऐसे नहीं दूंगी। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से यहाँ पे रह रहेंगे। हमारा बादशाह अल्लाह है, ये बादशाह नहीं है। हम इसे बादशाह क्या मानते? बादशाह अपनी हुकूमत को देखता आगे कि देखे किसी ने खाया है कि नहीं खाया, किसी ने पहना है कि नहीं पहना। ये तो और गरीबों को लूट के बादशाह बन जाएगा। हमें बस घर चाहिए, हमारे बच्चे हैं, जवान बच्ची हैं, हम कहाँ लेके जाएं? अगर इनको कुछ हो जाता है हुकूमत कुछ करेगी हमारे साथ? ऐसे निकाला गया है जैसे इंडिया से निकाला गया वैसे यहाँ से निकाला गया हमारे को। किसी एक बंदे ने पूरे लाहौर से पूरे पंजाब से इस मंसूबे की मुखालफत नहीं की और उन लोगों ने भी नहीं की जिन लोगों के घर जा रहे हैं। ये नाज़रीन चौबुर्जी है और चौबुर्जी का जिक्र इस हवाले से बहुत रहा है क्योंकि एक तारीखी इमारत है और मेट्रो ट्रेन की जद में आ रही है। फरवरी 2016 में ही हमने लाहौर जैसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहर में सेहत की सहूलतों की हकीकत आपके सामने रखी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन अस्पताल और जिना अस्पताल के हालात आपको दिखाए। 5 मिनट का काम है मगर वो 1 साल का टाइम दे दिया। अल्लाह के नाम पे चाहे मुझे मेरे बेटे के लिए चंदा दे दो। 4 लाख रुपए इनसे मांगा गया है बच्चे के दिल का ऑपरेशन करने के लिए। मैं एक और सरकारी अस्पताल जिना अस्पताल आ गया हूँ। ये भी लाहौर के बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ के बारे में भी हुकूमत के वही दावे हैं कि यहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया जाता है, मुफ्त इलाज किया जाता है, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। तो हुकूमत पंजाब के दावे इस अस्पताल के हवाले से कितने दुरुस्त हैं, ये ज़रा लोगों से बातचीत करते हैं। 3 महीने का टाइम दे छड़ते ने ना 3 महीने कोई मरे तो ना कोई जीवे, कोई की करे। आए इतने जलील कर दें, दवाइयां घट देंगे ने, परेशानी कभी आने फैल लो, कभी आने कुछ लो। अद्धी दी ने, अद्धी गोलियां नहीं दी, उतो ले लो, वो साढ़े को। आपका क्या मसला है जी? ये दिल का मसला है जी। आप तो जो दवाई असल है वो तो देंदे नहीं है, लिख देंदे जाओ जी, तो लेकिन चाइना देखते ही नहीं। मेरे बच्चे दिल दाखिल है जी, उसका दिल का मसला है जी। दिल का मसला है? दिल का मसला है, दिल का ऑपरेशन का वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3-4 लाख रुपए का खर्च है। 5 मिनट का काम है मगर वो 1 साल का टाइम दे दिया। 1 साल बाद आए? 1 साल बाद आए। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिना अस्पताल के गुर्दा मसाना वार्ड में मौजूद हूँ। ये पेशेंट हैं जिनकी गालिबन गुर्दे में पथरी है और उनको इलाज के लिए यहाँ पर ये एडमिट है। अब ये मैं ये आपको एक स्लिप दिखाना चाहता हूँ। जब ये यहाँ पर आए डॉक्टर के पास, ये अगर आप दिखा सकें, यहाँ पर ये दिखा सकें, अगर ये यहाँ पर आए, जब ये यहाँ पर आए तो इनको टाइम दिया गया 17 फरवरी 2016 को कि ये 1 साल के बाद यानी 16/3/2017
17 फरवरी 2016 को उनको टाइम दिया गया कि आपका ऑपरेशन होगा 16 मार्च 2017 को। अब एक पेशेंट जिसके किडनी में पथरी है वो 1 साल बाद उसको टाइम दिया जा रहा है, चाहे उसकी सूरत हाल कुछ भी है। चोलिस्तान का नाम आपने सुना होगा, रोही का नाम भी आपने सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पर भी इंसान बसते हैं। और अगर यहाँ इंसान बसते हैं तो फिर लाजमी बात है कि उनकी सहूलतों के लिए हुकूमत भी यहाँ दिखती होगी। अगर यहाँ पर इंसान बसते हैं तो फिर उनके लिए सेहत की सहूलतें होंगी, उनके लिए यहाँ पर स्कूल बनाए गए होंगे, उनके जानवरों के लिए और उनकी सेहत के लिए भी शायद कोई बुनियादी मराकज़ सेहत कायम किए गए हों। शायद यहाँ पर कुएँ पानी के बना के दिए होंगे हुकूमत ने, उनको पीने का साफ़ पानी फराहम करने का कोई इंतज़ाम किया होगा। ये सब कुछ जानने के लिए आज हम चोलिस्तान में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का मस्कन होने के अलावा अरब शहजादों की शिकारगाह भी है। गुज़श्ता साल के अवाइल में अरब शहजादे चोलिस्तान में शिकार खेलने के लिए आए और गंदगी का एक तूफान बर्पा करके चले गए, जिसमें उनका बचा खुचा खाना भी शामिल था। यही बचा खुचा खाना खाने से चोलिस्तान के कीमती जानवरों में एक वबा फूट पड़ी। वो बादशाह लोग चले गए, खड्डा जरा पूरा नहीं गया, बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई डॉक्टरी कोई दवा नहीं लगी, माल का बड़ा नुकसान। कितने जानवर तकरीबन मर गए? तकरीबन 200 जानवर। हमने आपको रोहिलों की हालत ज़ार और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दावों की हकीकत से भी आगाह किया। तो ये वो मोटर है जिसके ज़रिए से, ये वो पंप है जिसके ज़रिए से चोलिस्तान के लोगों को पानी जाता है, और ये वो पाइपलाइन है जिसके जो लगाई गई थी, इसके बाहर से भी लोग उतार के ले गए हैं। ये सारा पोर्शन भी उतार लिया गया है। और अगर आप इस जानिब देखें तो ये वो बिजली का सारा सिस्टम है जो इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए लगाया गया था। नाज़रीन, जब लाहौर की सड़कों पर तांगे चला करते थे और ज़राए आमदोरफ़्त के लिए वहाँ पर उस वक्त जब घोड़े इस्तेमाल होते थे, तो यहाँ किला दरावड़ और चोलिस्तान के इस इलाके में रोल्स रॉयस चला करती थी जो नवाब ऑफ बहावलपुर के इस्तेमाल में थी। आपको याद होगा कि कायद आज़म को पहली गाड़ी भी नवाब साहब ने तोहफे में दी थी और पाकिस्तान के मुलाजिमीन की पहली तनख्वाह नवाब साहब की तरफ से दी गई थी। चोलिस्तान ही नहीं, थरपारकर के हालात भी बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमती दावे अपनी जगह, हकीकत यह है कि थर के बासी आज भी गंदा और कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। मिठी शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव में आया हूँ जहाँ 400 घर मौजूद हैं, यानी ये गांव 400 घरों पर मुश्तमिल है, और उसमें एक आरओ प्लांट जो है वो यहाँ पर दिया गया हुकूमत की तरफ से। अब ये आरओ प्लांट किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आरओ प्लांट है ये ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल अप टू द मार्क है और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है? नहीं, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है। कहाँ से पानी लेते हो? पानी कुएं के लेता हूँ। कुओं से? पूरा गांव वो इस्तेमाल करता है? कितने घर हैं इस गांव में? इससे 300 घर है। भाई ये पानी आप भर के क्यों लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे इसको? ये माल भी पिएगे, आप भी पीते हैं। आप खुद पीते हैं? या आप पीते हैं? अभी मैंने देखा यहाँ से जानवर भी पानी पी रहे थे, आप भी भर के लेकर जा रहे हैं, तो ये एक ही पानी पीते हो आप भी और जानवर भी? हाँ, एक ही पानी पीते हैं। थरियों की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है वो शायद पानी की तलाश है। सुबह होती है तो ये लोग पानी की तलाश में निकल खड़े होते हैं, कुओं पर आते हैं, अपना ऊँट लेकर आते हैं, रस्सी की मदद से ऊँट इस पानी को खींचता है, पानी फिर बाहर आता है और लोग पानी भरते हैं और घरों को लेकर चले जाते हैं। ये आरओ प्लांट जब से बना है तब से बंद पड़ा है। ये उन नल की बाकियात है जो कभी खोले भी नहीं गए ना, कभी यहाँ पे नल इंस्टॉल भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये बनाया गया और उसको फिर ऑपरेशनल नहीं किया गया। हाँ, अब थोड़ी सी आपको और मुझे, हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम चलते हैं अंदर और मजीद हकायक जो फिर अंदर चल के ही मालूम होंगे। सही है, चले। ये तो अगर आपको दिखाएं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कभी यहाँ पानी आया ही नहीं है।
जाहिर है इसका मतलब है कभी ये प्लांट चला ही नहीं होगा। क्या चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम के सीने में दिल धड़कता है या नहीं? क्या साल में एक बार जीप रैली मुनक्किद करा के मीडिया में खूब इसकी तशहीर करके रोही के बासियों के लिए क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है? क्या वज़ीर आला पंजाब ने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से कभी पूछा है क्या अरबों के फंड्स रोहिलों की किस्मत क्यों ना बदल सके? कहाँ चले गए? इस सब के बावजूद रोही की बंजर ज़मीन ज़रखेज़ है। यहाँ फ़नकार पैदा होते हैं, गाहे मिल बैठते हैं और अपना और रोहिलों का दिल बहलाते हैं। जहालत, करप्शन, अकरबा परवरी, गुर्बत और मुफादात की सियासत, ये ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को अपने पंजों में जकड़ रखा है। इन्हीं जहरीले अनासिर की वजह से मार्च 2016 में सिंध के छोटे से शहर टंडो मोहम्मद खान में 60 से जायद अफराद कच्ची शराब पीकर हलाक हो गए। जब हम इस मामले की खोज लगाने टंडो मोहम्मद खान पहुँचे तो पता चला कि इस मामले के पीछे भी हमारी बेरहम सियासत छुपी हुई थी, जिसने घरों के घर उजाड़ दिए। तो ये है सिंध का पसमानदा शहर टंडो मोहम्मद खान, जिसकी आबादी 1,70,000 नफूस पर मुश्तमिल है और इसकी कुल आबादी, ये शहरी आबादी की तादाद है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 6,85,000 नफूस पर मुश्तमिल है। हाल ही में यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर कच्ची शराब पीने से इस शहर के कुछ मोहल्लों में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 55 के करीब अफराद, जबकि आम लोगों के मुताबिक और यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। ये है अली नवाज पंवर, पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग का नायब सदर और शराब से होने वाली हलाकतों के केस का मरकजी मुलजिम। ये टंडो मोहम्मद खान से MPA हैं और यहाँ के स्याहो सफेद के मालिक भी। इनसे मिलिए, ये हैं मौला बख्श चांडियो, इनका ताल्लुक भी टंडो मोहम्मद खान से है। आजकल सिंध हुकूमत में वजीर इत्तलात के ओहदे पर फाइज हैं। ये भी तस्लीम करते हैं कि इनके शहर में शराब फरोशी पुलिस की सरपरस्ती में हो रही है और ये सरगर्मियाँ आम हैं शराबों का गाँव में बनाना। मैं उसी टंडो मोहम्मद खान का हूँ। मेरे गांव के इर्द गिर्द लोग हैं, वही बनाते वही बेचते। हमने आपको मुतासरा खानदानों से भी मिलवाया। ये बर्तन का काम कर रहा था। एक ही बच्चा है उसका? हाँ, इसका एक ही बच्चा है। वो 3 का टाइम हो गया, फिर इसको उल्टी हो गई तो ये जहर निकलने लगा इसको। फिर हमने अस्पताल पे पहुंचा दिया। जब भी इसकी तो तबीयत सही नहीं हुई, जब भी खत्म हो गया मेरा बच्चा। ये इन्होंने बस जहर दे दिया मेरे बच्चे को। मेरे भी 2 भाई हैं, एक भाई दे गया। मेरे को वो कहती मेरी मदद कर, मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। जो शख्स जिसकी हलाकत हुई है, ये 2 भाई थे। दोनों भाइयों की हलाकत हुई है। दोनों के 8-8 बच्चे हैं। एक फैमिली से मैंने आपको मिलवाया है, दूसरी फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 8-8। कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ? 4 लड़कियाँ 4 लड़का। 4 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं। हाँ। तो आपके घर में उनके अलावा कोई और भी कमाता है? नहीं कमाता है। तो आप कैसे ये घर चलेगा? मैं खुद कमाएंगी। खुद कमाएंगी? हाँ। कैसे, क्या काम करेंगी आप? मजदूरी करूँगी, बच्चे के तो खिलाऊंगी। ये है नाजरीन अली नवाज पंवर का डेरा, जहाँ पर ये शराब बनती थी, बिकती थी, सरेआम बिकती थी, पुलिस की प्रोटेक्शन में बिकती थी, जो हमें यहाँ पर लोगों की तरफ से बताया गया है। 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, भट्टी सामने चल रही थी और हम लेते थे, पुलिस उसके पैसे पे लेते थे रोटी के और ये खालन पीने के। पुलिस भी हम बोलते बेठरा चल रहा है, क्या है कि अप्रैल 2016 में जुनूबी पंजाब का दरियाई इलाका पाकिस्तान भर की तवज्जो का मरकज बना हुआ था, जहां छोटू गैंग ने पंजाब पुलिस को नाकों चने चप्पा रखे थे। पुलिस अफसरान की शहादतों और उन्हें यरगमाल बना लेने के बाद पाक फौज हरकत में आई और ऑपरेशन का आगाज हुआ।
हम भी अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने वहां जा पहुंचे। मैं इस वक्त कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ। ये वो दरिया है जो कभी नो गो एरिया हुआ करता था। यहाँ से नो गो एरिया का आगाज़ होता था और दरिया के पीछे का जो इलाका आप देख रहे हैं, कच्चा जमाल का ये इलाका है, ये मुकम्मल तौर पर छोटू गैंग के कब्ज़े में था। यहीं पर बैठ के जराइम की वारदातें कंट्रोल होती थीं, यहीं पर बैठ कर अगवा बराए तावान के साथ के सारे मामला तय होते थे और यहीं पर दहशतगर्द आकर पनाह लेते थे। हमने आपको दिन और रात के औकात में ऑपरेशन का अहवाल दिखाया। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात है और छोटू को पकड़े हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। यानी कल से पहले वाली रात जो थी उसमें छोटू पकड़ा गया था, लेकिन ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में अभी भी जारी है। पाकिस्तान को अल्लाह ने मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है। सर्दी के बाद बहार आती है, फिर गर्मी, फिर बरसात, लेकिन एक मौसम यहाँ कभी नहीं बदलता और वो है जलसे जुलूसों का मौसम। और हम हर मौसम में इन जलसों को कवर करते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक एहतसाब का बाकायदा आगाज़ आज हो गया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद के लॉकडाउन की कॉल दी तो सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी आ गई। 2 बजे लाल हवेली की तरफ आएंगे, इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। अकेली नहीं, सारा पिंडी मेरी जान है और मैं पिंडी की जान हूँ। शेख रशीद ने इस सिलसिले में रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया तो हुकूमत ने रावलपिंडी को लॉकडाउन कर दिया। हमने कमेटी चौक और लाल हवेली पहुंचकर तमाम सूरत हाल आपको दिखाई। मैं आपको लेकर चलता हूं। शायद यहाँ पर फिर कशीदगी का एक मंजर देखने में आ रहा है और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद फिर कोई टोली जो है वो निकल रही है। बहरहाल हम यहाँ चलते हैं, आपको जरा मैं आगे कमेटी चौक की तरफ लेकर चलता हूँ। ये लोग बेचारे कंटेनरों के नीचे से गुजर के आ रहे हैं और इसके अलावा कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो हम आपको लेकर चलते हैं जरा कमेटी चौक की तरफ। नाज़रीन, रावलपिंडी के कमेटी चौक से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। असदुल्ला खान हूँ, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। आज सुबह 11 बजे से लेकर और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, तो सुबह से लेकर अब तक ये इलाका मैदान जंग बना रहा है। इतनी खतरनाक किस्म की गैस थी कि जिसकी अभी भी आप उसकी शिद्दत महसूस कर सकते हैं। आग की बात करें तो इस तरह पूरी पिंडी को जो बंद करना, ये जुल्म है। इमरान खान के लॉकडाउन की तैयारियां उरूज पर थीं। मुल्क भर से काफिले बनीगाला पहुंच रहे थे और हमने भी इस्लामाबाद पहुंचकर बनीगाला में डेरे डाल दिए। रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त दिन का समय है। लीडर्स हों या कारकुनान हों, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि किसी अनथक जज्बे के तहत वो यहाँ पर आए हुए हैं। हुकूमत तो हारी, क्यों हारी? हुकूमत ने एक लिबादा ओढ़ा है जमहूरियत का। क्या जमहूरियत में इस किस्म के कंटेनर लगाए जाते हैं? क्या जमहूरियत में इस किस्म की पुलिस गर्दी देखने में आती है? एक बंद कमरे में यूथ कन्वेंशन के ऊपर 144 अप्लाई नहीं होती। वो अप्लाई होती है जब आप पब्लिकली गैदर होते हैं, उस पे आके छापे मारे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे वो लोग जो दिफाई पाकिस्तान काउंसिल तो अभी भी पकड़ सकते हैं, वैसे खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम भी ये 5 से ज्यादा खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। मैं लिख कर देता हूँ, ये हम सबको आने दे, आवाम को बनीगाला जाने दे। किसी के पास असला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाकू भी नहीं होगा। हम वहाँ जाएंगे, हम अपने लीडर से बैठेंगे, वो जो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक आगे फैसला होगा। सियासत के साथ साथ हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल को भी अपने प्रोग्राम का मौजू बनाते रहे। नशे की लानत में मुब्तला नौजवान हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आए लावारिस बच्चे, सभी हमारे प्रोग्राम का मौजू रहे। नाज़रीन, पिछले दिनों हमें ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पर एक प्रोग्राम करने के सिलसिले में चुबुर जी आने का इत्तेफाक हुआ। जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि नशे के आदी अफराद बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं और नशे के इंजेक्शन ले रहे हैं।
और मुख्तलिफ लोगों के हाथ में हमने देखा कि पुड़िया है और वो उस पुड़िया को कुछ लोग स्निफ कर रहे हैं, कुछ उसको इंजेक्शन में भर के अपनी बेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में कितनी दफ़ा लेते हो? दिन में सारे 3-4 मरतबा ले लेते हैं। 3-4 मरतबा जी। तो ये कितने की पुड़िया मिलती है जिससे अभी तुमने इंजेक्शन बनाया था? ये सर 400 रुपये की। 400 रुपये की जी। यानी अगर 3-4 मरतबा करो तो 1500-2000 रुपये का खर्चा रोजाना। 1000 रुपये का तो मामूली है ना रोज। नशा किया तुमने? हाँ जी। क्यों किया? नशा जिंदगी एंजॉय बन गई है, नशा ही नशा है, नशे में कुछ नहीं है। मगर यार ये तो कोई ज़िंदगी मज़ेदार तो नहीं है। हमारा नशे के सिवा कोई आसरा नहीं रह गया है, ना माँ रहेगी, ना बाप रह गया, ना बहन। तो कहाँ से, तुम तो ऐसे पड़े रहते हो तो काम के पैसे कहाँ से आते हैं? ऐसे वो मेरा मालिक ऊपर वाला देता है। कौन कैसे आते हैं, मतलब कौन दे के जाता है? मुझे, मैं भीख मांग लेता हूँ किधर से। नाज़रीन, कहा जाता है कि बच्चे ज़मीन पर खुदा का रूप होते हैं। क्या नाम है? मुअज़्ज़म। जोर से बता दो। मुअज़्ज़म। मुअज़्ज़म। मुअज़्ज़म कहाँ से आए हो? ये कौन है? मम्मा। मम्मा है। मम्मा आइसक्रीम खिलाती हैं, घुमाती भी हैं, मज़ा आता है मम्मा के साथ। क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा। तो हफ्सा ये क्या है आपके पास? खेलने के लिए खिलौना है ये आपका? मज़ा आता है यहाँ पर? सबसे अच्छा दोस्त कौन सा आपका? पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक के फहरिस्त में सरे फहरिस्त है जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह से बच्चे बाज़ औक़ात घर से भाग जाते हैं तो गलत हाथों में चले जाते हैं, बाज़ औक़ात वो घरों में काम करते हैं, उन पर जुल्म और ज़्यादती होती है। कल परसों पता क्या हुआ, वो मेरे से ना फ्रिज का राट उतर गया था तो मैं वहाँ से इसलिए भाग गई। उन्होंने बोला था सरिया ऊपर रखो, तो मैंने सरिया रख दिया। तो उन्होंने मुझे बोला बच्चे ने लाओ, वॉक से आई हैं ना, लाने लग गई मैं। फिर उनको मैं अंदर वॉशरूम में छोड़ के मैंने कहा बच्चों मैं आती हूँ, मैं उसकी वजह से अपने, क्योंकि मेरी हालत आगे ठीक नहीं थी, मैंने कहा और मैं कहाँ सरिया लगवाऊँगी, और इसीलिए फिर मैं वहाँ से भाग गई। ये गर्म करके लगाते थे? हाँ जी। ये सरिया लगा हुआ है आपको? जी, ये भी गाल पे भी सारा लगाया हुआ मुझे। लाहौर हो या कराची, लोधरा हो या मुजफ्फराबाद, इंतखाबात यहाँ फेस्टिवल की तरह होते हैं। अगरचे ये फेस्टिवल बाज़ औक़ात खून में भी नहा जाता है, लेकिन इंतखाबी गहमा गहमी कम नहीं होती। लिहाजा जहाँ जहाँ इंतखाबात होते हैं हम आपको हक़ाइक़ दिखाने पहुँच जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे थे, दिहाइयों के मसाइल जूं के तू मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर वादे और दावे किए जा रहे थे, अहदो पैमान बांधे जा रहे थे, वोट मांगे जा रहे थे। ये इलेक्शन ऐसा लगता है कि पहले ही खूनी इलेक्शन में तब्दील हो चुका है। 5-6 कत्ल हो चुके हैं अब तक, 2 मर्डर्स हुए और कुछ लोग जख्मी हुए। उसके बाद हमने रिएक्ट किया बाग से, रावलाकोट से, मुजफ्फराबाद से, पलंदरी से। मुजफ्फराबाद में मसाइल क्या हैं? मुजफ्फराबाद के मसाइल जो है बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे शुगर मिले नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो हमारा जो मसला है वो बेरोजगारी है। हमारी अफवाज हमारा फख्र है। रेंजर्स के जवान हों, एयरफोर्स के शाहीन हों या दहशत गर्दों से लड़ने वाली हमारी लेडी कमांडोज, हर एक की लगन दीदनी है और जज्बा मिसाली। 6 सितंबर के मौके पर हम आपको रफीकी एयरबेस शोरकोट ले गए और आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार मेराज तैयारे दिखाए और इनके पायलट से आपको मिलवाया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। आज हम आपको यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के उन शाहकार तैयारों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस लाइन में अपने शामिल होने से लेकर आज तक कलीदी किरदार अदा किया है। और ये जहाज़ कौन से हैं, ये आप इस वक्त मेरे पस मंज़र में देख तो रहे हैं। ये जो टेक ऑफ करने के लिए जहाज़ जा रहा है, ये मेराज तैयारे हैं, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन का एक नहायत अहम हिस्सा। 1971 की जंग में इन्होंने अहम किरदार अदा किया और उसके बाद से लेकर आज तक ये पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को उसी तरह से मजबूत रखे हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये जहाज़ बिल्कुल किसी भी दुनिया के जहाज़ जो कि स्ट्राइक रोल के लिए बना है उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है। मतलब अमेरिका का या इंडिया का या किसी भी मुल्क का कोई भी जहाज़ रात में जो एयर स्ट्राइक्स करेगा
उसके अंदर जो सलाहियत मौजूद है वो तमाम सलाहियतें इस एयरक्राफ्ट में भी मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, इसके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। इसके अंदर टेक्टिकल डेटा लिंक है जिससे हमें दुश्मन की तमाम हरकत व सकनात का पता लगता है, और इसके अलावा हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने के लिए बहुत सारी गैजेट्स जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। एक और तैयारा जो है वो निकल रहा है, एक तैयारा लैंड टेक ऑफ कर रहा है। इस तरह से ये मुख्तलिफ तैयारे अपने रूटीन की तरबती परवाज़ पर सुबह सवेरे निकलते हैं, और ये रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर जो घनघरज आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, ये एक ललकार है, एक जज्बा है, एक जोश है जो हमें इस आवाज़ में दिखाई देता है। और ये वही ललकार है जो हमें इन तैयारों में 1971 में दिखाई दी थी, जिन्होंने भारतीय इलाकों में तबाही मचाई थी। फिर हमने आपको नौशहरा में खैबर पख्तूनख्वा की लेडी कमांडोज से मिलवाया जो दहशत गर्दों के खिलाफ सफ आरा थीं। आज हम पहली मर्तबा आपको खैबर पख्तूनख्वा की एलीट कमांडोज से मिलवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो दहशत गर्दी से निमटने के लिए किस तरह से पुरज़्म हैं, किस तरह से तैयारी कर रही हैं, किस तरह से अपने मर्द कमांडोज के शाना बशाना मिलकर काम कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग्स किस तरह से होती हैं, और क्या जज्बा है कार फरमा उनके पीछे, क्या सोच है जिसको लेकर वो इस मैदान में आई हैं। ये क्या कौन सी मशीन है और क्या करती है? ये रॉकेट लॉन्चर है, रशियन पोर्टेबल ग्रेनेड नंबर 7। ये एंटी पर्सन और एंटी टैंक के खिलाफ जो है ये इस्तेमाल की जाती है। ये लोड करेंगी और आप इसको फायर करेंगी, यानी 2 लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी हैवी किस्म की मशीन है रॉकेट लॉन्चर, और हमने आज से पहले कभी ख़वातीन को चलाते, मैंने कभी किसी खातून को ये रॉकेट लॉन्चर फायर करते नहीं देखा। इसकी आवाज़ सिर्फ खतरनाक है, बाकी फायर इसका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आसान भी है और ज़बरदस्त भी। अच्छा, चलें ज़रा देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। क्या सोचकर इस फील्ड में आई हैं? जिस तरह हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, इसको देखते हुए और हमारा भी मतलब जज्बा दिल में हुआ कि मोहब्बत है मुल्क की, और हम चाहते हैं कि हम भी इस फील्ड में आएँ, हम भी आगे जाएं, हम क्यों किसी से पीछे रहें। ये कितने फासले पर है आपका टारगेट जिसको आप इसे ग्रेनेड से टारगेट करने वाली हैं? 250-300 तक। अच्छा, वैसे तो ये 2200 तक कर सकते हैं टारगेट। सही है, तो ये टारगेट आप जो सामने हमें निशानात नज़र आ रहे हैं, ये आपका ग्रेनेड उसको जाके हिट करेगा, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है। हमने आपको वाघा बॉर्डर पर तैनात रेंजर्स के जवानों से भी मिलवाया और बताया कि बॉर्डर पर उनके शब-ओ-रोज कैसे गुजरते थे और बाबे आज़ादी पर होने वाली परेड की तैयारी वो किस तरह करते थे। एक जवान जो परेड के लिए मुंतखब किया जाता है, उसमें क्या खुसूसियात देखी जाती हैं? इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसकी हाइट 6 से ऊपर होती है, और फिजिकल उसमें ड्रिल देखी जाती है कि इसमें ड्रिल अच्छी है, ये कर सकता है, और इसकी जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है या नहीं, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर सेलेक्ट किया जाता है। ये जो जूता आपका हमने देखा, ये इंडिया वालों के जो जवान परेड कर रहे होते हैं, उनका जूता भी इसी तरह बनना होता है, उनके भी नीचे प्लेट लगी होती है? बिल्कुल प्लेट लगी होती है, लेकिन हमारा जज्बा इतना होता है जब पाँव नीचे लगता है तो पता चलता है ये पाँव लग रहा है, लेकिन सेम टू सेम हमारे जूते भी उनके बराबर होते हैं। यही रेंजर्स के जवान अपनी दिन भर की मसरूफियात के बाद शाम में मिल बैठते थे और मौसीकी और गपशप की महफिल सजाते थे। असद आखे जद मिलन में वन्या वह गल सजना दे पई होए, लाह लई तू मुंदरी मेली, लाह लई तू मुंदरी मेली, चालां दे नाल वई वई, हुण क्यों नहीं देंदा मैकू अपना रूमाल वई वई, अपना रूमाल वई वई। नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बगैर ना तो कोई तहरीक चल सकती है, ना कोई इनकलाब आ सकता है, और ना ही तरक्की का ख्वाब देखा जा सकता है। इस बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने नौजवानों के ख्यालात जानने को हमेशा मुकद्दम रखा। पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में गए, सियासी शख्सियात को नौजवानों के कटहरे में खड़ा किया और नई नस्ल के ख्यालात सियासतदानों तक पहुँचाए। इस सिलसिले में कोयटा की सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के शिकवे
सवालात की शक्ल में ढलकर यूं सामने आए। जब भी कोई सीएम या कोई एमपीए जा रहा होता है तो उनके लिए सारा रोड ब्लॉक कर देते हैं। क्या उनका काम जरूरी है या हमारा काम जरूरी है? क्या उनका सिर्फ काम है या हमारा भी काम है? क्या उनकी जानें इम्पोर्टेंट है या हमारी जानें भी इम्पोर्टेंट है? मैं 1 महीने तक कांसी से सफ़र मैंने की। मैं स्कूल में नहीं गई। मैं उस वक्त पढ़ा रही थी प्राइवेट स्कूल में और उसके लिए मुझे कराची जाना पड़ा। आप सोचिए कि कांसी के लिए हमें कराची जाना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। मैंने अपने 2 साल स्किप किए इसी वजह से कि मुझे सिक्योरिटी फराहम नहीं होती। आज मेरे भाई घर में बैठे हुए हैं इसी वजह के वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, सरियाब रोड में जो है, और इसके अलावा वो ब्यूटम्स में नहीं जा सकते क्योंकि वो इसी वो में है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल। इन्होंने कहा कि ये 2 बार सेलेक्ट हो चुके हैं और जो है हम सिक्योर फील कर रहे हैं इनके दूसरे दौर में। तो इनका जो किरदार था इनके पहले दौर में वो क्या था? अगर आज हम आवाम खुद को सिक्योर फील करते हैं तो हम जनरल राहील शरीफ की वजह से, ये हम सब के माइंड में यही है। 2013 में जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ 14 लड़कियाँ शहीद हुई और उधर दूसरी तरफ KPK में जब मलाला यूसुफजई पे अटैक हुआ तो वो बहुत ज़्यादा उसे सर आँखों पे चढ़ा दिया गया। क्या ये हमारी 14 लड़कियाँ मलाला नहीं थी? पेशावर की यूनिवर्सिटी में भी तलबा और तालिबात अपने सियासतदानों से कड़े सवालात पूछते रहे। आज हम इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में मौजूद हैं तलबा और तालिबात के साथ, अपने मेहमानों के साथ, ये जानने के लिए कि तब्दीली का नारा लगाकर जो जमात पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आई है तो उसका खैबर पख्तूनख्वा क्या बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? पिछले साल परवेज़ खटक साहब सीएम साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम सरकारी गाड़ी ख़त्म करेंगे, चूँकि उसका जो खर्चा है सर वो महीने का 3 लाख रुपए है सर। वो गाड़ी अभी तक क्यों ख़त्म नहीं की गई है सर? एजुकेशन सेक्टर में मुख्तलिफ अजला में टीचर सराब एहतजाज है। हमारी KP की पूरी गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी है वो इस्लामाबाद या XYZ मुख्तलिफ जगहों पर धरनों में और जलसों में मसरूफ़ है। सोचना चाहिए कि अगर PTI को मौका मिला है तो उसको सिर्फ 3 साल हुए हैं, ठीक है? तो पिछली हुकूमत ने इतना गंद मचाया है, इतना गंद मचाया कि उस गंद को मिटाने के लिए उनको एटलीस्ट 10 साल तो लगेंगे। सिर्फ एक सर आप मुझे ये बताएं कि इन 3 सालों में सर आपने एजुकेशन के लिए क्या किया है सर? इस सिलसिले में लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले प्रोग्राम्स में भी तलबा और तालिबात ने अवामी और सियासी नौयत के मसाइल ज़बरदस्त अंदाज में उजागर किए। मेरा क्वेश्चन तमाम पार्लियामेंटेरियन से हैं, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि हमने ख़वातीन के लिए ये बिल पास किया, हमने ख़वातीन के लिए वो बिल पास किया है। तो एक्चुअली में हम ख़वातीन को ये नहीं पता कि हमारे लिए बिल कौन से पास हुए हैं, और अगर हमारे लिए बिल पास हुए हैं और हमें पता है तो उन पर अमल ज़रा भी नहीं हो रहा। अगर आप सब इकट्ठे मिलकर काम करें तो क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? पंजाब में तो बहुत कुछ हो गया, मेट्रो बन गई, मतलब जो भी ऑरेंज ट्रेन वगैरह वगैरह, लेकिन KPK में क्या हुआ है? ना हॉस्पिटल को कोई रिफॉर्म हुआ है, ना कोई पुलिस सही हुई है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ इसीलिए मुझे पता है। मियां शरीफ साहब के बकौल उनकी जायदाद का बंटवारा 2007 में हो गया था, जिसमें सब भाइयों को हिस्सा मिला। हुसैन नवाज को हिस्सा मिला, हसन नवाज को हिस्सा मिला, मगर मरियम नवाज को हिस्सा नहीं मिला। अगर मरियम नवाज को जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो हम आम औरतों का क्या होगा? इंटरेस्टिंग। अपने प्रोग्राम्स में हम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान और अहम रहनुमाओं से भी कड़े सवालात पूछते रहे। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ के लोगों ने तस्लीम कर लिया है, लीडर्स ने, पार्टी के लोगों ने, और ख़ास तौर पर कारकुनों ने? कुछ लोग तो हर दौर में ऐसे होते हैं जो अपनी अकीदत मंदी में और मोहब्बत में इस कदर आगे चले जाते हैं कि फिर वो बहुत सारी हदों को तजावुज कर जाते हैं। आपकी उस बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में भी आप 2008 का इलेक्शन जो है वो हार गए। आप जब उसको एनालाइज करते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी एक सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आप हारे? इसी घर में आते हैं हमारे पास जो बाइडन जो वाइस प्रेसिडेंट, उस वक्त सेनेटर थे, जॉन कैरी थे, चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा जी कि आपने काम बड़े अच्छे किए, लेकिन अगर आप जीत गए तो हम रिजल्ट नहीं मानेंगे। मैं अपनी कौम के बारे में ज़रूर ये कहता हूँ कि इसको धोखा दिया जा रहा है, और वो धोखे में आ रहे हैं। ज़ाहिर है, अगर एक कौम बार बार उन्हीं सांपों की मुंह में दूध डाल रही है जो अजदहे बन गए हैं, जिन्होंने उनके बैंकों को, कारखानों को, उनकी स्कीम को, उनके डेवलपमेंट को, हर चीज़ को लूटा है,
तो इसका मतलब यह है कि धोखा देने वाले धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है उसको स्टडी करने से कि मेयर के पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं, तो आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल सही है, आपने जो एक्ट देखा है। जो हमारे पास जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जो महकमे होने चाहिए, वो बदकिस्मती से नहीं है हमारे पास। हालांकि आइन कहता है कि ये महकमे मेरे पास ही होने चाहिए। क्या वजह है सर कि असलहा बरामद होता है, असलहे वाले बरामद नहीं होते? देखें, जिसने असला पकड़वाया उसकी भी बड़ी मेहरबानी कि उसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। और सियासी मंजरनामा आपके सामने लाते रहे। देखें, हम लोग तो फाइनल में हैं, वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जो उनमें से जीतेगा उससे हम फाइनल करेंगे। इनकलाबी पार्टियां होती हैं, वो तहरीक की तैयारी भी ऐसे ही करते हैं, उनका खुशी और जदोजहद एक हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला आ जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी भी इसको कबूल करेगी और पीपल्स पार्टी की जो पनामा बिल की मंजूरी का मुतालबा है इसको तर्क कर देंगे आप? देखें, हमारा तो बिल्कुल क्लियर है हम कि हमारा मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर है, बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, हमारा बिल है पनामा का। इमरान के लिए हमेशा कहता हूँ कि उसकी पॉलिसीज की वजह से नवाज शरीफ मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। जानना आपका हक है। मालूमात तक रसाई का ये बुनियादी हक आवाम को दिलाने के लिए हम सवाल उठाते हैं। इस सवाल का जवाब आपके लिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। सवाल उठाते हैं ड्राइंग रूम्स में बैठकर भी, सड़कों पर जाकर भी और सहराओं की खाक छानते हुए भी। और सवाल हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए उठाते रहेंगे।